वृषण क्या चीज है। तो वृषण के बारे में पढ़ते हैं। मैंने अभी बताया कि वृषण क्या है, नर का क्या है, प्राथमिक जननांग या जनक। प्राथमिक जननांग या जनक किसे कहेंगे, ऐसा भाग जिसमें क्या होता है, हार्मोन और उसके साथ साथ किसका युग्म, हार्मोन के साथ साथ यानी कि युग्मक का निर्माण करता है। क्या करता है, युग्मक यानी गैमीट्स डेवलपमेंट करता है। ठीक है भाई, उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी ऑर्गन्स। क्या कहेंगे, प्राइमरी ऑर्गन्स कहेंगे, यानी कि प्राथमिक जननांग कहेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वृषण को। और वृषण नर में कौन सा पाया जाता है, प्राथमिक जननांग क्या होता है, वृषण। ठीक है, तो देखिए वृषण में पुरुषों में पुरुषों का प्राथमिक नर जननांग, पुरुषों का प्राथमिक नर जननांग या जनद होता है, या जनद होता है, जो नर युग्मक के रूप में, नर युग्मक के रूप में, नर युग्मक के रूप में शुक्राणु का निर्माण करता है, का निर्माण तथा हार्मोन के रूप में, के रूप में टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण करता है। उसे क्या कहेंगे, वृषण। यानी कि ये क्या है, प्राथमिक जननांग या जनद है। ये वाला जो मोस्ट है, यानी कि मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, जनद पूछा जाता है। जनद क्या चीज है, तो जनद क्या चीज है, मैंने अभी बताया, ऐसा भाग जो क्या करता है, युग्मक यानी कि गैमीट्स और हार्मोन्स का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, जनद। अब इसमें शुक्राणु का निर्माण, और यानी कि गैमीट्स के रूप में क्या कर रहा है, शुक्राणु, हार्मोन के रूप में टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण करता है, उसे क्या कहेंगे, वृषण। अब हम क्या पढ़ेंगे, वृषण की बाह्य संरचना, वृषण की बाह्य या बाह्य संरचना। तो बाह्य संरचना पढ़ेंगे भाई, तो बाह्य संरचना में क्या पढ़ना है, वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैलेनुमा संरचना में पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वृषण कोश। क्या कहते हैं, वृषण कोश। नर में वृषण, वृषण उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर एक थैलेनुमा संरचना में पाए जाते हैं, में पाए जाते हैं, जिसे वृषण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण कोश। यानी कि नर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैलेनुमा संरचना में पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वृषण कोश। ठीक है भाई। अब वृषण के आकार में आकृति की बात होती है। वृषण की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर तथा कौमा चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर तथा वजन 10 से 12 ग्राम होता है, ग्राम होता है, ग्राम होता है। ठीक है भाई।
अगला पॉइंट हो जाएगा वृषण। वृषण कोश से एक दो विशिष्ट पेशियों की सहायता से जुड़े रहते हैं। दो विशिष्ट दो विशेष पेशियों की सहायता से जुड़े रहते हैं। वृषण वृषण कोश में या वृषण कोश से दो विशेष पेशियों की सहायता से जुड़े रहते हैं, जैसे डार्टोस तथा क्रीमेस्टर पेशियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं भाई? तथा तथा यह ताप नियमन का भी कार्य करते हैं। क्या करती हैं ये? ताप नियमन का भी कार्य करती है। यानी कि ताप नियमन का कार्य कौन करती है? डार्टोस और क्रीमेस्टर। यानी कि वृषण से वृषण, यानी कि वृषण से वृषण कोश या वृषण कोश से दो पेशियों द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्रीमेस्टर और डार्टोस पेशी कहते हैं, जो ताप नियमन का भी कार्य करती है। वृषण में शिथिलन एवं वृषण कोश में शिथिलन एवं संकुचन का गुण पाया जाता है। का गुण पाया जाता है। यानी कि क्या गुण पाया जाता है? शिथिलन और संकुचन। मैंने अभी बताया था, शिथिलन यानी गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर अधिक होता है तो क्या करते हैं? वो ऊर्ध्वाधर से दूर चले जाते हैं, उस अवस्था को कहते हैं शिथिल अवस्था। जब क्या होता है, यानी सर्दियों के टाइम में क्या होता है, जो शुक्राणु यानी कि वातावरण का टेम्परेचर कम होता है तो वृषण को संकुचन अवस्था यानी कि उधर वो आके क्या ले आता है? पास। क्या ले आता है? पास। इसे क्या कहते हैं? शिथिलन और संकुचन का गुण पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद मनुष्य में या नर में वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उदर गुहा के। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि 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 शुक्राणु और हार्मोन्स सामान्य शरीर के सामान्य ताप यानी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस और या 93 फ़ारेनहाइट। ठीक है। सामान्य ताप पर परिपक्व नहीं हो पाते, इसलिए यह उस भाग में पाए जाते हैं, उस भाग में पाए जाते हैं पाए जाते हैं जहां शरीर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्या होता है? 2 से 3 डिग्री या 2 से 2.5 डिग्री तापमान कम होता है। क्या होता है? कम होता है।
ठीक है भाई। यानी कि क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, वृषण वृषण यानी कि नर जननांग का प्राथमिक नर का प्राथमिक जनन या जननांग भाग या प्राथमिक ऑर्गन्स है, प्राइमरी ऑर्गन्स है। ठीक है, इस ये क्या करेगा, शुक्राणु हार्मोन का निर्माण करता है। ठीक है, वृषण की बाह्य संरचना पढ़ रहे हैं। वृषण नर में वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उदर गुहा के बाहर। ठीक है भाई, उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं, जिनका आकार यानी आकार एवं आकृति के बारे में पढ़ना है। आकार यानी उसकी लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर और उसका एक वृषण का वजन होता है 10 से 12 ग्राम। ठीक है भाई, इसके बाद वृषण वृषण कोश में दो विशेष पेशियों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, जो जोड़ने के साथ साथ टेम्परेचर मेंटेन ताप नियमन का कार्य करते हैं, जैसे कि डार्टोस और क्रीमेस्टर पेशी, यानी डार्टोस और क्रीमेस्टर। मैंने अभी बताया था कि जैसे कि हम सुबह नहाने यानी कि सुबह चाय के साथ क्या पीछे टोस्ट, तो टोस्ट यानी कि क्या हो जाएगा, डार्टोस। और नहाने के बाद क्या लगाते हैं, क्रीम, तो क्या हो जाएगा, क्रीम एस्टर पेशी के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसके बाद इनमें क्या पाया, शिथिलन और संकुचन का गुण पाया जाता है, यानी शिथिल और संकुचन। अभी बताया था जो उदर गुहा से कहाँ चले जाएंगे, गर्मियों में दूर, तो उसमें क्या होगा, शिथिलन। और जब सर्दियों के टाइम में वातावरण का टेम्परेचर कम होगा और वो कहाँ जाएंगे, उधर गुहा के पास, उस वाले गुण को क्या कहेंगे, संकुचन। इसके बाद आता है नर वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं, क्योंकि शुक्राणु और हार्मोन शरीर के सामान्य टेम्परेचर कितने डिग्री होता है, मानव का टेम्परेचर 37 डिग्री या 93 फahrenheit। तो उस तापमान पर शुक्राणु परिपक्व नहीं हो पाते, ये उस वाले भाग में पाए जाते हैं जहाँ शरीर का तापमान 2 से 2.5 डिग्री या 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। ठीक है भाई, तो देखें, इसे क्या बोलेंगे, ये जहां पाई जाती है पीसी, इस वाले में इसे बोलेंगे वृषण, सॉरी वृषण कोश। क्या बोलेंगे, वृषण कोश। ठीक है, इसे बोलेंगे वृषण। ठीक है भाई, और इसे ही बोलेंगे पेशी, जो मैंने अभी बताई थी। अब मैं आपको इसे, जैसे कि जिस अवस्था में होता है, उस जैसे उधर गुहा से लटके होते हैं, उस अवस्था में बनाता हूँ। ठीक है भाई, तो देखें, इसे क्या बोलेंगे, उदर गुहा, उदर गुहा। ठीक है भाई, इसे बोलेंगे वक्षण नाल।
वक्षण नाल। ठीक है भाई, इसे बोलेंगे वृषण कोश। क्या बोलेंगे? वृषण कोश। ठीक है, और ये होंगी आपके संयोजी पेशी। क्या होंगी? संयोजी पेशी। ठीक है, और ये वाली जो ब्लैक ब्लैक सी संरचना है ये क्रीमेस्टर होगी, और जो मैंने स्प्रिंग लाइक बनाई है इसे बोलेंगे डार्टोस। ठीक है, सॉरी, जो ब्लैक वाली है उसे डार्टोस बोलेंगे और जो स्प्रिंग वाली है उसे क्रीमेस्टर, यानी कि इस वाली संरचना को कहेंगे डार्टोस पेशी। ठीक है, और जो स्प्रिंग लाइक है उसे बोलेंगे क्रीमेस्टर। ठीक है, ये क्या करती है? ताप नियमन। और ताप नियमन में दो जिसमें शीतलन और संकुचन का गुण बताया था मैंने, अभी बताया ना, जो शीतलन और संकुचन वो मैं अभी डिटेल से बता देता हूँ डायग्राम में ही। ठीक है, यानी कि इनमें क्या पाया जाता है? शीतलन और संकुचन। शीतलन और संकुचन क्या करते हैं? शीतलन और संकुचन, यानी कि अब क्या होगा, यानी कि गर्मियों में, ठीक है भाई, गर्मियों में क्या होगा? शीतलन वृषण कोश में क्या पाया, यानी वृषण में शीतलन संकुचन गुण पाया जाता है। ये क्या करते हैं? उदर गुहा से, उदर गुहा से वृषण कोश को दूर ले जाते हैं, वृषण को दूर ले जाते हैं। ठीक है भाई, और संकुचन में क्या होगा? सर्दियों में, यानी कि क्या होगा? सर्दियों में। ठीक है भाई, यानी कि सर्दियों में क्या होगा? तापमान कम होगा तो उदर गुहा के वृषणों को समीप ले आते हैं, उदर गुहा के वृषण को समीप ले आते हैं, को समीप ले आते हैं। ये होता है शीतलन और संकुचन। इसमें ताप नियमन का कौन कार्य करती है भाई? ताप नियमन का कार्य करती है डार्टोस और क्रीमेस्टर। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई है। सुबह के टाइम हम क्या कर चाय के साथ क्या कुछ खाते हैं, यानी टोस्ट खाते हैं नाश्ते में, तो डार्टोस हो जाएगी, और नहाने के बाद क्या लगाते हैं? क्रीमेस्टर, यानी क्रीम लगाते हैं भाई, तो उसे बोलेंगे क्रीमेस्टर। ठीक है, डार्टोस और क्रीमेस्टर। ठीक, अब हम पढ़ेंगे वृषण की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना क्या पढ़ेंगे? वृषण की, यानी टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है भाई, तो क्या चीज होती है, यानी कि वृषण के चारों ओर मुख्य दो पेशियां पाई जाती हैं, यानी कि बाह्य पेशी को क्या कहते हैं? बाह्य पेशी को बोलते हैं भाई ट्यूनिका वेजाइनिस, वेजाइनिलिस, तथा आंतरिक आवरण को बोलते हैं ट्यूनिका एल्यूजीनिया। क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्यूजीनिया कहते हैं। इसके बाद प्रत्येक वृषण में कितने कक्ष होते हैं? 250 कक्ष होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वृषण पाली कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण पाली कहते हैं। और उसके बाद प्रत्येक वृषण पाली में 2 से 3 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? शुक्र जनन को शुक्र जनन नलिका कहते हैं। शुक्र जनन आगे चलकर एक जालनुमा संरचना में खुलती है, उसे कहते हैं अधिवृषण, यानी कि रेटी टेस्टिस कहते हैं। रेटी टेस्टिस यानी कि वृषण जालक और शुक्र जनन कोशिका एक खुली हुई संरचना से होते हुए अपवाही धमनिका से कहाँ खुलती है? अधिवृषण में जाकर खुलती है। क्या खुलती है? अधिवृषण में। ठीक है, अधिवृषण 6 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, वो क्या करती है? भंडारित करने का कार्य करती है। इस प्रकार से आपका वृषण कंप्लीट हो जाता है। तो देखें वृषण में वृषण के चारों ओर मुख्य 2 पेशियां पाई जाती हैं। चारों ओर मुख्य
पेशियां पाई जाती हैं, पेशियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? दो पेशी। बाह्य पेशी को प्रश्न के चारों ओर मुख्य दो पेशियां पाई जाती हैं, जिनमें से बाह्य पेशी को ट्यूनिका वैजाइनलिस कहते हैं तथा आंतरिक आवरण को या आंतरिक पेशी को आंतरिक आवरण को तथा आंतरिक पेशी को या आंतरिक पेशी को ट्यूनिका एल्यूजीनिया कहते हैं। ठीक है भाई, यानी कि वृषण के चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं, दो पेशियों का आवरण पाया, ऐसे भी हो सकती है दो पेशियां पाई जाती है। बाहरी पेशी को बोलते हैं ट्यूनिका वैजाइनलिस और आंतरिक पेशी को बोलते हैं ट्यूनिका एल्यूजीनिया। ठीक है भाई, मैं अभी डायग्राम में बताता हूँ, आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक वृषण में 250 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 250 कक्ष होते हैं। उन कक्षों को या इस संरचना को वृषण पाली कहते हैं। वृषण पाली कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण पाली। प्रत्येक वृषण पाली में 2 से 3 कुंडलित नलिका पाई जाती है, जिन्हें शुक्र जनन नलिका कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिका। ठीक है भाई, शुक्रजनक नलिका शुक्रजनन नलिका आगे चलकर एक जालनुमा संरचना में खुलती है। जालनुमा संरचना में खुलती है, जिसे वृषण जालक कहते हैं। वृषण जालक और शुक्रजनन नलिका खुले सिरे से होते हुए खुले भाग से अपवाही धमनिकाओं की सहायता से अधिवृषण में जाकर खुलती है। अधिवृषण में जाकर खुलती है। ठीक है भाई, ये हो जाएगी आपकी वृषण की आंतरिक, यानी कि वृषण के चारों ओर दो पेशियां पाई जाती है। उन पेशियों को, बाहरी पेशी को क्या कहते हैं? ट्यूनिका वैजाइनलिस और आंतरिक पेशी को कहते हैं ट्यूनिका एल्यूजीनिया। ठीक है, और प्रत्येक वृषण में 250 कक्ष पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वृषण पाली। ठीक है, प्रत्येक वृषण पाली में
2 से 3 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है उसे बोलते हैं शुक्रजनन कोशिका या शुक्रजनन नलिका कहते हैं, सॉरी शुक्रजनन कोशिका कहते हैं। ठीक है, शुक्रजनन नलिका आगे चलकर एक जालनुमा संरचना में खुलती है, उसे क्या कहते हैं, वृषण जालक। वृषण जालक और शुक्रजनन नलिका खुले भाग से अपवाही धमनिकाओं की सहायता से कहाँ खुलती है, अधिवृषण में जाकर।
देखो भाई नामकरण करते हैं हम इसका, ठीक है। तो इस वाली संरचना को बोलेंगे हम ट्यूनिका, ट्यूनिका बेजाइनेलिस, क्या बोलेंगे, ट्यूनिका बेजाइनेलिस, ठीक है भाई। ये हो गया आपका बाह्य आवरण। इसके बाद इस वाली संरचना को बोलेंगे ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्यूजीनिया, जीनिया, ठीक है भाई। इस वाली संरचना क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एल्यूजीनिया, ठीक है। अब इस संरचना को बोलेंगे हम, इस वाली संरचना को बोलेंगे वृषण पाली, क्या बोलेंगे, वृषण पाली, क्या बोलेंगे, वृषण पाली, ठीक है। अब इसमें 2 से 3 क्या पाए जा रहे हैं, शुक्र जनन कोशिकाएं, क्या पाए जा रहे हैं, इन्हें क्या बोलेंगे हम, शुक्र जनन कोशिकाएं, क्या बोलेंगे, शुक्र जनन कोशिका, क्या कहेंगे, शुक्र जनन कोशिका, ठीक है भाई। अब इसके बाद इस वाली संरचना को क्या कहेंगे, यानी जाल के रूप में मिलेगी। जैसे कि आपने देखा है ये क्या है, आपके स्कूल के कमरे और ये क्या है आपका ग्राउंड, यहाँ आकर ये खुल जाएंगे, ठीक है भाई। तो एक जालनुमा संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं, वृषण जालक, क्या कहेंगे भाई, इसे बोलेंगे वृषण जालक, क्या बोलेंगे, वृषण जालक, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे भाई, अपवाही धमनिका, इसे बोलेंगे अधिवृषण, अधिवृषण, ठीक है। अधिवृषण बोलेंगे, इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर होती है। इस वाली संरचना को बोलेंगे, इस वाली संरचना को बोलेंगे अपवाही धमनिकाएं, क्या बोलेंगे, अपवाही धमनिकाएं, ठीक है। ये तो आंतरिक। अब वृषण पाली कितनी होती है भाई, 250 होती है, कितनी होती है, 250 पाली, यानी 250 कक्षों को क्या कहेंगे, वृषण पाली। अब प्रत्येक वृषण पाली यानी कितनी, 2 से 3 शुक्राणु कोशिका पाई जाती है, मिनिमम 3 है, तो 25 30 75 यानी कि शुक्राणु कोशिका कितनी हो जाएंगी, 750, कितनी हो जाएंगी, 750 कोशिकाएं हो जाएंगी टोटल वृषण में, ठीक है भाई। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। जय हिंद।